हमारे तो जीएसटी को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी कम किया है। 90% चीज़ों पे तो 5% ही रह गया और बाकी पे 18%। आप क्या ओवरऑल बोलेंगे, बताएंगे कितना आपको फायदा हुआ, लोगों को विचार क्या है, बेनिफिट मिला है जी। हाँ जी, पहले हमारा 12 था, 5% यानी 7% का बेनिफिट मिला लोगों को, बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा जी। वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। जीएसटी को लेकर जो व्यापारी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष जो है इसको भुनाने में भी लगा है, और क्योंकि 18 से 5% अब जीएसटी हुई है और इसका प्रचार जो है वो भी पूरी तरह हो रहा है। आज मैं हूं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के पास, क्योंकि आज इन्होंने शहरों में दौरा किया है और कुछ व्यापारियों से भी मिले हैं। पहले पूछते हैं कि व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। महिपाल जी, आज जीएसटी को लेकर आप गए हैं, फील्ड में गए हैं, क्या प्रतिक्रिया थी? लोग खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, दुकानदार, शोरूम के मालिक, इंडस्ट्री के मालिक, ग्राहक, आमजन, आज मेरा सबसे मिलना हुआ है और अच्छी बात है कि मैंने उन सबकी रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि मीडिया के लोग भी थे और हमारे लोग भी थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आम व्यक्ति कितना खुश है। और जो शोरूम और बड़े जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनके मुंह से जो बात मैंने सुनी है, वास्तव में वो अपने आप में एक बहुत गौरवंत महसूस करने वाली बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं आज भी दिन में एक दो न्यूज चैनल वालों ने पूछा तो मैंने उसका उदाहरण दिया, क्योंकि वो बहुत बेस्ट लगा। उसने कहा कि जैसे व्हाइट सीमेंट है, उसका एक कट्टा वो 1300 रुपये का आता है। अब वो 5% पे आ गया तो उसकी कीमत 200 रुपये कट गई। अब आम व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए कि 6 कट्टे उसके घर में व्हाइट सीमेंट के लगने हैं, तो 5 लेके जाता है कि यार इस 5 में काम चला। बोले सर्व अच्छी बात क्या है कि वो आदमी पूरी सीमेंट लेके जाता है, कहता है कि 200 रुपये कट्टा के हिसाब से बचा है, अब मैं पूरा काम कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा, तसल्ली का कराऊंगा। बोला, और ये बोलते हैं कि वो लेके जाने वाले कहते हैं कि मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये खुद बोल रहे, वो उनको ग्राहक बोल रहा है। दूसरा कि हम इलेक्ट्रिक्स की एक दुकान पे, शॉप पे, बड़ा शोरूम है, मैं उस पे गया। उसने कहा सर हमारी तो सेल ही बढ़ गई है, और पहले जिस तरह से आदमी थोड़ा हाथ टाइट करता था, सिकोड़ता था, अभी वो सिकोड़ता नहीं है और ग्राहक खुले मन से आता है, क्योंकि उसको कुछ आइटम ऐसी जिसमें 3000 का फायदा होता है, कुछ ऐसी जिसमें 8000 का फायदा होता है, कुछ ऐसी जिसमें 2000 का फायदा होता है, और वो उस पैसे को सेव नहीं करता, बल्कि कोई एक आइटम और साथ में खरीद के लेके जाता है। तो सर हर ओर से आदमी खुला है, घुटनी महसूस कर रहा है। और हर व्यक्ति ने एक बात और बोले कि ऐसा प्रधानमंत्री पहले ना हमने कभी देखा और शायद हम अपनी जिंदगी में ना देखें। ऐसा कुछ बड़े बुजुर्ग दुकानदार, जो शोरूम के मालिक हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक, उन्होंने बोली ये बात। और साथ में एक बात और आई है कि भाई विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग, तो ये गलत है। और वही बोल रहे खुद कि गलत इसलिए है कि 100 रुपए के ऊपर 31 रुपए टैक्स लेते थे लोग। वैट है, फिर एसएस है, फिर दूसरा टैक्स है, और 10 तरह के टैक्स हैं जोड़ के 100 रुपए पे 31 रुपए लेते थे। 100 रुपए पे 31 रुपए टैक्स लेने वाले जब जीएसटी लागू की गई, तब
प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे थे, गब्बर सिंह टैक्स, फलाना टैक्स। उन्होंने कोशिश की कि इस देश के इंडस्ट्री के लोगों को भी हम बरगलाएं, साथ लगाएं, कुछ विरोध करें। चूंकि मोदी जी की व्यवस्थित कार्य प्रणाली है और लोगों को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वो इनके बहकावे में नहीं आए। और दूसरा कि जो कांग्रेस के विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, नाम लेके का, ये दुनिया में बाहर विदेश में जाके ही क्यों अपने देश की बदनामी करते हैं। एक तरफ तो मोदी जी जब भी देश के बाहर जाते हैं तो भारत की कहीं बुराई नहीं करते, भारत की अच्छाई, भारत की उस देश के साथ कूटनीतिक, राजनीतिक संबंध उसको जोड़ के मिला के उनको साथ लगाने की बात करते हैं, उसको व्यापार में बढ़ाने के लिए, उसमें वहाँ पे जो हमारे नागरिक रह रहे हैं उनके वहाँ के कानूनों के हिसाब से अच्छी फैसिलिटीज मिले, इसके लिए वो कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। मगर ये कांग्रेस के नेता ऐसे हैं कि जो ना तो देश में और ना देश के बाहर कहीं तो कोई बात सकारात्मक बोले, इन्हीं को सारी उल्टी चीजें नजर क्यों आ रही है, जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे संविधान खतरे में। कौन सा संविधान खतरे में भाई? वो संविधान जिसको तुमने फाड़ के फेंक दिया था। मैं कहा क्या फाड़ के फेंक दिया? मतलब मनमोहन सिंह जी ने एक ऑडियंस लेके आए थे, मीडिया के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया। संविधान को फाड़ के फेंकने वाले लोकतंत्र की हत्यारे। मतलब 1975 में अगर आप अपने बाप दादों से पूछना कि कैसे बुरी हालत की थी सारे देश के बुजुर्गों की, इन्होंने बेवजह पकड़ना, जेल में डाल देना, लोकतंत्र तो उस वक्त खतरे में पड़ा था, हत्या तो उस वक्त हुई थी। संविधान को ताक पे रख के देश में इमरजेंसी घोषित की, वो तो इन्होंने की। तो कौन सा लोकतंत्र खतरे में? उल्टा दुनिया में भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इसकी सब और तारीफ हो रही है। भारत का संविधान, भारत संविधान के अनुरूप चल रहा है, इसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। ये अभी भी कोलंबिया में गया, जाके बोला भारत में शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब इन ऐसी बातें करके ये क्या सोच रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को रहेंगे या हम लोग देश में सरकार बना पाएंगे? लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों से बात करिए, लोग वोट दे मत दे तो सरकार बनाइए, नहीं दे तो जो रिजल्ट है उसको स्वीकार करो, सर माथे लगाओ। सत्ता के बिना रह नहीं सकते क्या? और सत्ता के बिना इनकी जान निकली जा रही, इसलिए जितनी भी दुनिया में भारत विरोधी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, ये उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं। इनकी अपनी तो कोई बुद्धि है नहीं, ना ये कोई अपने हिसाब से कोई बात बोलते हैं। एक स्क्रिप्ट है, वो लिख के इनको पकड़ा देते हैं, ये वही पढ़ देते हैं। उसका रिजल्ट क्या नहीं पता नहीं, उनको बता दिया गया साफ तौर पे, देखो भाई तुम मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम ऐसे सरकार नहीं बना सकते। कौन सी बात गलत नजर आई? एक आप ही को नजर आ रही है क्या? बाकी सारी दुनिया में किसी को नजर नहीं रही, आपको आ रही है। अभी इनका कि वोट चोर, गद्दी छोड़। बोला मोदी जी को इतना क्या प्रेम है गद्दी से, गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे लोगों ने वोट दिया भाई, जीते हैं, बने हैं, क्यों छोड़नी गद्दी? किसके लिए छोड़नी? तुम्हारे लिए। तो तुम्हें क्यों इतना मोह है गद्दी से? तुम जनता के बीच में जाओ, चुनाव जीतो और बनो। तुम्हें तो मोह, उनको कह रहे हैं कि बोला इतना मोह क्यों है?
चुनाव जीते हैं और जीतकर जनता के आशीर्वाद से वहां पर बैठे हैं। फिर वोट चोर क्या है? वोट चोरी कोई पूछे इनसे कि भाई क्या है वोट चोरी? देखिए, दुनिया भर के घुसपैठिए देश में आके बैठ गए। हर 20 साल में इलेक्शन कमीशन वोट वोटर लिस्ट है उसको चेक करता है, गलत ठीक है सब चीजें उनका रूटीन का काम है। तो अब जब 20 साल हुए उन्हें अपने वोट चेक करना है, तो उसमें देखा कि ये तो एक घर में 50 वोट हैं, एक घर में 150 वोट हैं। तो उन्होंने उसको जांच की तो कुछ नहीं मिला होगा, उन्होंने उसको काटना शुरू किया। अब इनको चिल्ली लगी। चिल्ली क्यों लगी? कि भाई ये तो जो 40-45 सीटें जो लेके गए हैं, जो पिछली बार 40-45 सीट आई थी, इस बार बढ़ गई। तो बढ़ने का कारण क्या? ऐसे लोगों का वोट बनवा के रखना। वो कटेगा तो ये तो चिल्ली मारेंगे, कहेंगे वोट चोर। कौन सी चोरी? वोट आपने डाला, आपने पता है ना कि मैंने किसको वोट डाला है? आपको पता है किसको वोट डाला आप? तो फिर वोट चोरी कहां से कर ली? किस तरीके से? बोले जो वोट बनी उसको काट रहे हैं। तो अवैध घुसपैठियों को बिठा के आप लोग क्या देना चाहते हो इस देश को? भाई धर्मशाला थोड़ी नहीं है देश। आपने इतने घुसपैठियों की वोट बना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे माननीय कोर्ट ने कहा कि 2004 तक जिन लोगों का आधार कार्ड है उनको वोट उनका बनाया जाए, वो वोट बने उनका। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, देखिए भाई आप इससे भी आगे बढ़ो। वास्तव में वो किसी गांव में पैदा हुआ होगा, किसी जिले में, शहर में, कहीं तो पैदा हुआ होगा। उसका कोई बाप दादा कुछ तो होगा, संपत्ति प्रॉपर्टी। आप खाली 2004 में जिसने वोटर बनवा लिया कार्ड और ये आधार कार्ड बनवा लिया उसकी वोट बन जाए? तो हमारी तो देश की राजनीतिक चीजों में भी घुसपैठियों की पकड़ होती जा रही है। हमारे संसाधनों पर भी वो बैठते जा रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। किसके कहने से कहा था? ये हम थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, वो उन्हीं के नेता उन्हीं के समय में उन्हीं की उपस्थिति में बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको अपने देश की संभाल करनी है या वोट के चक्कर में अपने देश को फिर से ऐसी परिस्थिति में लेके जाना है जहां पर दोबारा से हम लोगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो इस देश के हर व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि अपने देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा के लिए स्वयं जागरूक हो। वो देखे आसपास का माहौल क्या है। कितने गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बुरी हालत हो गई है। किस तरह के मिशन एजेंडे इस देश में वो लोग चलाए हुए हैं, उन मिशन और एजेंडों को ये लोग सह दे रहे हैं, ये लोग उनको पालन पोषण कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए। देखिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश की बात सदा करते आए हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति अपने हिसाब से करे, कोई रोकता है क्या? हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको ये समझना पड़ेगा, अपने देश के इतिहास को जानना पड़ेगा। कांग्रेस गई तब हम नहीं कह रहे, तब सारी दुनिया का इकोनॉमिक एजेंडा जब सामने आता है तो उसमें ध्यान में आती है कि भारत 11वें नंबर के स्थान पे अर्थव्यवस्था में, 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था। भारत
5वीं अर्थव्यवस्था बना। कोई भारत ही थोड़ी डिक्लेयर कर रहा है। फिर भारत 4थी अर्थव्यवस्था बना, भारत 3री बने, 2री बने, पहली बने। ये जो अर्थव्यवस्था जो मजबूत होती जा रही है, सारी दुनिया बोल रही है कि देखिए भारत आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। सारी दुनिया में सड़कों पर जैनजी उतरा हुआ है आर्थिक अर्थव्यवस्था के एजेंडों को लेके। वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक हो, उसका सुदृढ़ीकरण हो, उसमें हम लोगों को हमारा हक दिया जाए, ये सब चीजों को लेकर बहुत विकसित देशों की हालात ये है। और वो देश भी कह रहे हैं कि देखो जो भारत है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाला हुआ है। फिर हम लोगों को पता है कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है। हमें अपने देश को मजबूत करना है, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी इनको दुखता है, कहते हैं कि क्यों बनाना आत्मनिर्भर भारत, बाकी देशों का क्या होगा जो भारत के जरिए चलते हैं, इनको उनकी चिंता है। कमाल की बात है। और फिर अगर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, आपने एक भी कांग्रेस के या विपक्ष के एक भी व्यक्ति के मुंह से सुना है कि वास्तव में आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए? एक भी नेता के मुंह से हाँ आत्मनिर्भर भारत बने, अच्छी बात है, एक भी नेता के मुंह से, एक भी नेता के मुंह से सुना कि स्वदेशी अगर लोग अपनाएंगे तो उससे अपने देश को लाभ होगा? एक भी नेता के मुंह से सुना हो? आप रिकॉर्ड निकालिए, एक भी नेता नहीं बोल रहा होगा। इस देश में लोकल फॉर वोकल ये बहुत बढ़िया चीज है। हमें अपने देश के उत्पादनों पर गर्व हो और हम स्वदेशी के तहत उन उत्पादनों का उपयोग करें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करें, उसको मजबूत करें। भारत की जो विदेशी फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास ज्यादा इकट्ठी हो, भारत दुनिया में मजबूत और आत्मनिर्भर देश बने। एक शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका विरोध करने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों को फिर सत्ता भी चाहिए। तो जो देश है 140 करोड़ लोगों का, तो ये सारी चीज देख नहीं रहा क्या? ये समझ नहीं रहा क्या? और जिस तरह से दुनिया के मंच पर प्रायोजित कार्यक्रम करके भारत की बुराई, भारत की लोकतंत्र जिस पर सारी दुनिया को फक्र है, ऐसे लोकतंत्र पर उंगली उठाना, भारत का संविधान जिसके अनुरूप देश चलता है उस संविधान का विरोध करना, उसके बारे में टिप्पणी करना और देश के जो प्रमुख महापुरुष हुए हैं उनके बारे में गलत बोलना, ये बहुत दुखदाई है। और देश के लोगों को ये सब चीजें चुभती है। आने वाले समय में भी देश की जनता ऐसे राजनीति करने वाली तुच्छ सोच के लोगों को फिर सबक सिखाएगी, ध्यान करना। अभी क्योंकि सेहत आपकी थोड़ी सी डाउन थी, अभी तो आज ठीक लग रहे हैं, बात भी ठीक बोल रहे हैं। अमित शाह जी आए थे अभी कुरुक्षेत्र में, तो आपसे हालचाल जाना उन्होंने, क्योंकि आप हाथ मिलाते नजर आए। असल में कहीं उसमें देखा जाता है कि कम ही हाथ मिलाते हैं, लेकिन आपसे जो है 1-1.5 मिनट बात भी नहीं, वो आए, नमस्ते हुई है, ठीक है, सामान्य बात। अभी ठीक है आपकी सेहत? अब ठीक है? ना हो क्या रहा था, क्योंकि आपके समर्थक जो थे, जब आपकी फोटो आई, जब सैनी साहब साथ में बैठे थे, तब उनको जाके पता लगा कि एकदम जो आप हॉस्पिटलाइज, थोड़ा उल्टी दस्त लगा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी सब नॉर्मल है। अभी क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना आप लोगों ने शुरू की, विपक्ष जो है, विपक्ष की जो बात कर रहे हैं आप, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि इनके पास तो पूरा डाटा है महिलाओं का, आप एक मुश्त क्यों नहीं उनको दे देते, उनको फिर लाइन में खड़ा कर दिया।
कुछ इस तरह का बयान हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं वो बेचारे? अच्छा क्या बोल रहे हैं? देखो, किसको देना है? जो जरूरतमंद है, व्यवस्था पहले उनकी करनी है ना। और हर बहन को हमने कहा है कि आप अपना बहुत उसका सरलीकरण किया हुआ है, आप उस पे अपना डाटा डालो, कहीं जाने की जरूरत है अपने फोन से डालो, और आप इसका इसमें सहभागी बनिए। तो मेरे हिसाब से 2 दिन पहले 2.25 करोड़, 1 करोड़ नहीं सॉरी, लगभग 3-3.5 लाख बहनों ने उस वक्त उसमें अपना पार्टिसिपेट किया था, रजिस्टर्ड करा था। 3.5 लाख बहनों ने शायद करा था एग्जैक्ट, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि 3.5 लाख बहनों ने उस वक्त तक उसमें रजिस्टर्ड कराया था। अभी और आंकड़ा बढ़ रहा है, और क्योंकि वो हर दिन बहनें उसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराती हैं, और जो जो वो रजिस्ट्रेशन होता जाएगा वो उसका ऑटोमेटिक हिस्सा बनती चले जाएंगे, और वो जो लाडो योजना के तहत जो कमिटमेंट है सरकार का, उनको मिलता जाएगा। अब इनके पास बोलने के लिए थोड़ी कुछ भी है, अब ये कुछ भी कहेंगे, अब कुछ भी कहने से थोड़ी नहीं है। जैसे वो वैसे ये, जैसे ये वैसे वो, अड़ी लगी पड़ी है इनकी तो आपस में। कांग्रेस में भी शेर का भाई बघेरा हो, कुद्दे नो हो, कुद्दे तेरा। कोई इनके प्रदेश अध्यक्ष पे उंगली उठा रहा है, इन्हीं का नेता, कोई इन्हीं पे उंगली उठा रहा है, कोई बड़े नेताओं पे उंगली उठा रहा है, कोई एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है। इनका बड़ी फजीयत हुई पड़ी है, और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस सब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो कह रहे अब तो मजबूती से लड़ेंगे, हमारे को प्रदेशाध्यक्ष मिल गया, हमारे को प्रतिपक्ष का नेता जो मिल गया है, सारे कांग्रेसी जो है खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं इनके सारे नेता? तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को लेके उंगली उठा रहे हैं। कौन खुश है? एक नेता का नाम बताओ, सब देखो कितनी बुरी तरह से क्या क्या लिख रहे हैं। कोई कुछ इल्जाम लगा रहा है, कोई कुछ इल्जाम लगा रहा है। हम लोग तो कभी किसी के ऊपर कूड़ा करकट नहीं फेंकते, हम कभी किसी के बारे में नहीं बोलते, मगर इन्हीं के लोग जो बोल रहे हैं वही उठा के देख लो। इनेलो ने तो सीडी जारी करी, आपने देखी वो सीडी जो जारी करी? मैं कह रहा हम लोग तो कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। इनेलो ने भी बहुत कुछ बोला, इन्हीं के नेता हैं, रिवाड़ी से बड़े नेता हैं, 6 बार के एमएलए मंत्री रहे हुए, वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसे अनेक आदमी हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इनका विरोध कर रहे हैं, तो कह रहे कि कांग्रेस नहीं बनी, ये गुट बना है। अब गुट छोटा है और कांग्रेस बड़ी है, अब बोलो क्या करोगे? तो कौन सा धड़ेला हुआ? कौन से धड़ेले से क्या लड़ेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे इस प्रदेश की जनता से किए, हर वायदे को हमने पूरा करना है। पहले भी जो हमने किया हमने उसको पूरा किया, अभी भी जो है वो हम पूरा कर रहे हैं। उसमें से जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें से 44 वायदे हमने पूरे किए, और इस अगले साल तक हम लोग 90 जो हमारे वायदे थे, जो हमारे संकल्प थे, हम उनको पूरा कर देंगे। देखिए, हम हर काम को जो जो हमने बोला है, जो जो हमने कहा है, जो जो जनता से कमिट किया है, हर कमिटमेंट को पूरा करके देना, ये हमारा निर्णय है, पार्टी का भी, हमारी सरकार का भी, हमारी सरकार के मुखिया का भी। और इसलिए निरंतर उसको फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभय चौटाला साहब भी अपना बयान दे रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों की घोषणाएं तो कर दी, पैसा दिया नहीं इनको, किसानों को या जो बाढ़ पीड़ित हैं, टाइम दिया है, टाइम बाउंड, अगर 15 दिन में नहीं किया तो पूरे हरियाणा का जो है करेंगे, खुद जाएंगे वहां पे, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी आप? कुछ लोग जगह चाहते हैं मीडिया में, अखबार में, मगर जनता ने तो उनको नकार रखा है। और नकारे हुए लोग
किसी भी तरीके से जिनकी आ, हरियाणा के लोग असलियत पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी सोच को, उनके राजनीतिक सिस्टम को, तो वो ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते वो लोग। क्योंकि हमने आज तक जो भी कहा है, जो भी कमिटमेंट किया, हमने पूरा किया है, हम इसको भी पूरा करेंगे। अब वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो ठीक है, उनका वो बोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, तो उन्होंने बोला होगा। चलिए, महिपाल डांडा साहब थे हमारे साथ, तबीयत ठीक है, अब इनकी बात कर रहे हैं अच्छे ढंग से। और दूसरी बात, जीएसटी को लेकर जो है चल रहा था, आज पब्लिक से मिले हैं, कह रहे हैं कि पब्लिक खुश है, व्यापारी खुश है। और हमारी भी कई लोगों से बातचीत हुई जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बेचते हैं, उनको भी जब बड़ा इजाफा हुआ है। खुद वो एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं कि घटी जीएसटी, जो नई जीएसटी है उसके आधार पर जो है आप खरीदें, वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये कह रहे हैं पब्लिक खुश है, तो देखते हैं अभी विपक्ष जो है इस मामले में आगे क्या करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।